सत्य सवाल जानेंगे जनता के दिल की बात। आपके व्यूज से बनेगी हमारी न्यूज। जवाब आपके संजय पुरबिया के साथ द संडे व्यूज। हेलो, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी से बात हो रही? जी नमस्कार, मैं संजय पुरबिया, द संडे व्यूज के खास कार्यक्रम जवाब आपके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। ओम प्रकाश जी, कोरोना का प्रकोप पूरा उत्तर प्रदेश में तेजी से है, बढ़ता ही चला जा रहा है। जहां तक अभी तक देखा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से मुस्तैद है। आपकी पार्टी क्या कर रही? देखिए, हमारी पार्टी जो वंचित समाज है जी उनके लिए पूरी तरह से, जो जहां हमारे समाज वंचित समाज के लोग फंसे हैं, उनके खाने की व्यवस्था, उनके जो भी दिक्कत हो रही है, उनको हम सामर्थ्य जितना हमारी है, हमारी पार्टी की, हम लोग कर रहे हैं। जी जहां तक आपने जिक्र किया प्रदेश के मुख्यमंत्री का, जी तो मुख्यमंत्री जी किसका ध्यान कर रहे हैं? इस कोरोना संकट में मुख्यमंत्री जी ने तो विधायक निधि लिया, सांसद निधि लिया, नौकरी करने वालों की तनख्वाह लिया। अब उसके बाद मुख्यमंत्री जी इतना बढ़िया ध्यान करने जा रहे हैं कि जो गरीब कमजोर लोग जो किसी तरह इस महामारी में, कोरोना की महामारी में जो जूझ रहे हैं, जी अब उनके यहाँ जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए। अब शराब की दुकान खोल करके गरीबों को शराब पिला करके वो शराब से कमाई करना चाहते हैं। ये तो इनके विकास का काम है, ये कोरोना से बचने का उपाय है। लेकिन इस समय आर्थिक स्थिति तो पूरे देश का खराब है, तो पूरे ये देश का खराब है, तो फिर इन्होंने 68,000 करोड़ रुपया 50 भगोड़े जो गुजराती हैं उनका कर्जा क्यों माफ किया गया? क्या वो भगोड़े 10,000 20,000 का लाख 2 लाख रुपया देने लायक नहीं थे? उनको डिफाल्टर क्यों घोषित किया गया? जी अमीर के लिए तो अलग कानून, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए अलग कानून। ये कौन सा कानून है? कौन सी सरकार बना रही है? अभी आपने देखा, ये सरकार की जितनी भी निंदा किया जाए उतना कम है। अभी 27 अप्रैल को इन्होंने सामान्य वर्ग और अनुसूचित जनजाति के लिए 100 बच्चों को आईएएस और पीसीएस निःशुल्क कोचिंग करने के लिए समाज कल्याण विभाग ने शासनादेश जारी किया, और शासनादेश जारी किया और पिछड़े समाज को छोड़ दिया। ये इतना बड़ा, जबकि हर थाने पर आज पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में सर्वे किया जाएगा तो 95% श्रवण हावी है हर थाने पर, ब्लॉक पे, तहसील पे, जिले पर। देखिए, तो हर गवर्नमेंट में होता है। जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उसमें यादव लोग सभी जगह काबिज थे। बसपा की सरकार थी तो उस कास्ट फैक्टर के लोग, ये हर गवर्नमेंट में होता है। अभी बात कोरोना की जब हो रही है, वो लोग गए कहाँ? वो लोग गए कहाँ? अगर ये आरोप है तो वो लोग गए कहाँ? साइड लाइन में लग गए। हिस्सेदारी क्यों नहीं, भागीदारी क्यों नहीं? सबका साथ सबका विकास का नारा कहाँ गया? नारा और कथनी करनी में थोड़ा फर्क होता है मंत्री जी। क्यों? अमीर के लिए अलग कानून, गरीब के लिए अलग कानून। जब 30 जनवरी को ही WHO ने बताया कि सबसे पहला मरीज केरल में मिला कोरोना का, तो ये तो ट्रंप का स्वागत कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, देश की सरकार। और केंद्र की सरकार मध्य प्रदेश में आपने देखा कि जब लॉकडाउन लागू हो जाता उसके बाद भी मध्य प्रदेश में सरकार गिरा रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। 50-50 लाख रुपए, 50 करोड़ में विधायक और सांसद विधायक खरीद रहे हैं। जब समय था कि पीपीई किट, मास्क और खरीदने की जरूरत थी तब ये विधायक खरीद रहे थे। जब वेंटिलेटर खरीदने की जरूरत थी तो विधायक खरीद रहे थे।
ये क्या कोरोना से बचाएंगे लोग? मैं गाजीपुर में हूँ, एक भी जांच केंद्र नहीं है, बलिया में कोई जांच केंद्र नहीं है। ये क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? मुझे याद है कि 16 मार्च को आपने कहा था कि ट्रंप अपने साथ कोरोना लेकर के आए हैं। 100% मैं कह रहा हूँ, जी। ट्रंप के साथ हजारों लोग आए जो गए अहमदाबाद। जी। क्या उनकी जांच हुई एयरपोर्ट पर? क्या उनका जो टेस्ट हुआ? वो तो वीवीआईपी लोग थे। वीवीआईपी के लिए अलग कानून और गरीब के लिए अलग कानून है? ये कौन सा देश है? ये घर से कानून बनाते हैं। आप देख लीजिएगा, मई खत्म होते होते पूरे देश का नंबर 1 वुहान बनेगा अहमदाबाद, जहां ट्रंप गए थे। उस दिन साबित हो जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर सही कहा था। अच्छा मंत्री जी, देखा जाए तो आप फिलहाल आज की जो हालात है, तो हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो ये जनमानस की सेवा करने के लिए सड़क तक उतर आए हैं। लोगों से चौराहे पे गरीब मजदूर जो पलायन करके आ रहे थे दिल्ली वगैरह से, दूसरे राज्यों से, उनसे मिले, एक आत्मीयता का बोध हुआ। लखनऊ के कई इलाकों में जाके भी मजदूरों से उन्होंने हालचाल लिया। लेकिन जो जनता के वोट मांगने इलेक्शन के समय घर घर जाते हैं माननीय लोग, वो मंत्री, वो विधायक, वो सांसद कहीं दिखाई नहीं दिए। कहाँ गए ये लोग? ये खास तौर से ये अपने दिल में घुस गए हैं। आज जरूरत है वंचित समाज जिसके वोट के बल पे सरकार बनी है, आज वो पूरे देश में, यूपी और बिहार के लोग पूरे देश में छाए हुए हैं। आज उनको घर वापसी के लिए वहां जहां रह रहे हैं, आज उनको न तो उनके पास पैसा बचा हुआ है, ना तो उनके पास राशन है। ये सरकार खाली टीवी और अखबार में बोल रही है कि हम बाहर फंसे हुए लोगों को राशन दे रहे हैं, तो वहां बच्चे रो रहे हैं। हम लोगों से टेलीफोन पर कह रहे हैं साहब हम लोग खाने में सकते, लेकिन भूख से हम लोग मर जाएंगे। उनको लाने के लिए इस सरकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक रेल मंत्री था लालू यादव, जो बाढ़ आई थी तो बिना पैसे में लोगों को ट्रेन फ्री में ले आया था, और ये सरकार कुछ लोगों को ले आई है तो किराया ले रही है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। सही बात है। दुर्भाग्य है कि जो मजदूर आ रहे हैं उनसे भी रेलवे के क्लास के हिसाब से टिकट का चार्ज किया गया। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और यही वीआईपी लोग होते तो उनके आने जाने पे सब कुछ फ्री होता है। ठीक है। अच्छा, तो ओम प्रकाश जी, ये भी सुनने में आया कि जो मेडिकल किट वगैरह आई है उसमें भी ब्यूरोक्रेट्स ने कोई घोटाला किया है। 90% जो 265 रुपए की किट यहाँ जो है वो जो है 600 रुपए को सप्लाई आई है, वो बहुत बड़ा घोटाला है। उसका जांच का विषय है, उसमें जांच होनी चाहिए जी। जो लोग उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये मुद्दा आप उठा रहे हैं? बिल्कुल हम उठा रहे हैं। यहाँ लोगों के जिंदगी का सवाल है, कोरोना से लड़ने का सवाल है, और यहाँ घोटाले पे घोटाला हो रहा है। जी जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक खास जाति वर्ग को कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। जैसे तब्दीली जमात के लोगों को पूरी तरह से जिम्मेदार माना गया है। तो क्या आज जो है जितने भी मुसलमान हैं वो अपने आप को एक कटघरे में खड़ा महसूस कर रहे हैं? क्या इसके लिए सारे मुस्लिम दोषी हैं? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये चाल है। पंजाब में आप जो देखिए कितने लोग पकड़े गए हैं, कोरोना पॉजिटिव मिले हैं ना, 170 हो गया है ना, वो तो मुसलमान नहीं है ना। इंदौर में जो है इंदौर में बताओ, वो तो मुसलमान हुआ था, तब्दीली जमात के लोग नहीं गए। हम भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि 6 साल से देश में सरकार भाजपा की है, वो बाहर से मुसलमानों को आने की पर वीजा किसने दिया? वहां कार्यक्रम करने की अनुमति किसने दिया? सरकार तो भाजपा की है, वो तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ये सिर्फ मुसलमानों को चारा बना करके, पिछड़ों के वोट को लेकर के ये सरकार बनाना चाहते हैं, और ये सरकार बना करके देश को लूट रहे हैं। आप उठा के देखिए देश को लूटने का इनका तरीका। उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल गुजराती, आईबी का चीफ गुजराती, ईडी का चीफ गुजराती, आरबीआई का चीफ गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, प्रधानमंत्री गुजराती, और देश के बड़े बड़े ठीके पट्टे सब गुजरातियों के हाथ में। ये क्या हो रहा है? खाली गुजरात के नाम पे 1800 लोगों को आप बिना पैसे में पहुंचा रहे हो, उत्तराखंड से गुजरात पहुंचा रहे हो। जी जी। और वहीं जब गुजरात से गरीब आ रहा है यूपी का,
उत्तराखंड का, बिहार का, तो आप उससे किराया वसूल रहे हो। ये कौन सा तरीका है? उनके लिए लग्जरी बस आप दे रहे हो और इन गरीबों के लिए आपके पास बस नहीं है, ट्रेन नहीं है। अच्छा, आप पूर्वांचल से हैं। पूर्वांचल में इस समय कोरोना का के मरीजों का जिस तरह से रफ्तार बढ़ रहा है, आपने अभी आरोप लगाया कि वहां पे कोई किट ही नहीं है, गाजीपुर और बलिया वगैरह में। तो आखिर ये लोग कैसे ठीक होंगे? देखिए, आपको बता दूं, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से ये पैसा जुटा रही है। जब आपदा राहत कोष देश में प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष है, तो फिर प्रधानमंत्री केयर फंड बनाने की आवश्यकता क्यों? क्या जरूरत थी? आज वो 46,000 करोड़ रुपया उसमें जमा हुआ, तो रुपए का क्या खर्च हो रहा है? कहाँ वो रुपया जा रहा है? यहाँ मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री केयर फंड बनाने की कौन सी जरूरत है? जब ऑलरेडी बना हुआ एक संस्था संविधान के दायरे में बना हुआ है, तो संविधान से हट करके आप क्यों बना रहे हो? और मैं तो नहीं, मेडिकल, जब एम्स जैसे डॉक्टरों ने हड़ताल किया, अभी हमने देखा कि मेरठ के डॉक्टरों ने हड़ताल किया, अभी बादा के डॉक्टरों ने, वहां नर्सों ने हड़ताल किया। मैं जहां रहता हूं बलिया में, डॉक्टर रो रहे हैं, नर्स रो रही हैं, वार्ड बॉय रो रहा है, उसको मास्क तक उपलब्ध नहीं है। अच्छा, कोरोना पेशेंट पाए जा रहे हैं वहां पे? कोरोना मरीज नहीं है यहाँ। अच्छा अच्छा, ओम प्रकाश जी, मैं जानना चाहता हूं कि इस कोरोना के संकट के काल में भी जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि कन्नौज के भाजपा सांसद सुब्रत त्रिपाठी ने तहसीलदार के घर में घुस के जम के अपने लोगों के साथ मारा पीटा है। अभी लखनऊ में आपको अंसल गोप सिटी के चौकी इंचार्ज वगैरह ने, एक सामाजिक कार्यकर्ता जो कि लोग भूखे लोगों को खाना खिला रहे हो, उनको बेरहमी के साथ उनको मारा, फर्जी उनके ऊपर मुकदमा लड़ा। ये सब क्या है? किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, अभी मैं आपको बता दूं, कल की रात में जी सीतापुर में एक अर्कवंशी की हत्या गर्दन काट के कर दी गई, उसका आंख फोड़ दिया गया। आपने देखा अभी अयोध्या में एक दलित के बेटे को जो है 8 बजे उसका जो है हाथ गर्दन काट दिया गया। अभी आपने प्रतापगढ़ में देखा, एक पाल की बेटी के साथ शाम को उसका अपहरण होता है और अपहरण होकर के उसकी सुबह लाश मिलती है। उसके बाद उसी के घर के लोगों को ये पुलिस फंसा दे रही है। एक अभी रायबरेली में एक धोबी बिरादरी के घर में घुस करके लोगों ने मारा। इस समय सामान्य वर्ग के लोग दलित और पिछड़ों के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। और जो थाने पर पोस्टिंग है, जो थाने और चौकी पर बैठे हुए लोग हैं, ये सोच लिए कि सैया भय कोतवाल तो आपका डर काहे का। जैसा आपने कहा ना कि समाजवादी पार्टी में यादव था और बहुजन समाज पार्टी में दलित थाने पर था, तो अब तो हर थाने पर समन हो गया है, तो अब किस बात का डर है इनको? इस नाते ये मनमानी कर रहे हैं। आज स्थिति यह है कि आपने देखा कि सिद्धार्थनगर का विधायक कितना रो रहा है। आपने देखा कि सीतापुर का विधायक राठौर कितनी खुली सही बात बोला है। बादा का विधायक कितनी बढ़िया सही बात बोला। जो बात मैं आज के 2 साल पहले से कह रहा हूं, आज वही बात उनके विधायक और सांसद कर रहे हैं। तो विधायक सांसद विद्रोही क्यों हो गए हैं सरकार के खिलाफ? सरकार के खिलाफ सरकार जो है इन लोगों की बात नहीं सुन रही है, मनमानी कर रही है। न दरोगा विधायक की बात सुन रहा है, न एसडीएम सुन रहा है, न तहसीलदार सुन रहा है, और उल्टे जो है विधायकों के ऊपर जो है उल्टे उनके ड्राइवरों को मारा जा रहा है, जिसकी पुष्टि जो है सीतापुर के विधायक राठौर जी ने किया। जी। अच्छा प्रकाश जी, अब थोड़ा मुद्दे से हट के बात करते हैं। जिस तरह भाजपा आरएसएस है, उसी तरह आपकी भी जो नई पार्टी है उसमें शॉर्टकट में आरएसएस लिखा गया है। इसका क्या मतलब माना जाए? देखिए, आरएसएस का मतलब हमारे यहाँ राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना है। अच्छा। जो 12 साल, 14 साल, 15 साल से लेके 22 साल के जो बच्चे हैं, जैसे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के विषय में बड़ी लंबी कहानी है। जब इस देश में मनुस्मृति बना तो 4 वर्ण बना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो शूद्र में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आता है। तो शूद्र के लिए लिखा गया कि शूद्रो शिक्षाम न ध्येताम, ये लिखा गया। उसी के तहत जो हम लोगों के बाप दादा थे, तो वो लोग पढ़ लिख नहीं पाए। तो जब उनके जेहन में शिक्षा के प्रति जागृति आई, जब वो पढ़ाने लिखाने लगे, तो उनको खुद नहीं पता था कि हम बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो बच्चा इतिहास पढ़ रहा है, हम बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो भूगोल पढ़ रहा है,
तो वो स्कूल जो गया बच्चा वो अपना वही, तो हम इन सिस्टम से उनको जानकारी देते हैं, जो हमारे रिटायर्ड जो है सिपाही हैं, दरोगा हैं, IAS हैं, PCS हैं, उनके माध्यम से इनको भर्ती करके हम ट्रेनिंग देते हैं कि देखो दरोगा बनने के लिए क्या करना होता है, इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, PCS बनने के लिए हमको कितनी बड़ी तैयारी करने, हम कैसे PCS बने, वो उनको ट्रेंड करते हैं। और उनको रोजगार की कोई जरूरी नहीं है कि आप पढ़ लिख करके नौकरी ही करो, पढ़ लिख करके आप रोजगार भी अच्छा कर सकते हो। तो जैसे कुछ व्यापारी है वो उनको ट्रेनिंग देते हैं, हम लोग उनको, उनका मनोबल जो दबा हुआ है उनको हम अपने मीटिंगों में हम उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी सुरक्षा के तौर पर हम उनको जैसे 2 फुट का डंडा और ड्रेस दे करके खड़ा करते हैं, तो उनको लगता है कि अब हम फोर्स में भी भर्ती हो सकते हैं, हम मिलिट्री में जा सकते हैं। ट्रेनिंग कहाँ दे रहे हैं आप? हम उनको ट्रेंड कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हो तो शुरू से ही आप इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ो, इतिहास की पढ़ाई मत पढ़ो। तो ये ट्रेनिंग आप लोग कहाँ पे देंगे? ये हम लोग हर जिले में देते हैं, हर साल देते हैं जब मंडल पर। यानी अगर इलेक्शन, जब विधानसभा का कोई भी चुनाव आएगा तो उस समय इस RSS को शॉर्टकट में जो आपका है, इसको भी अपनी पार्टी के बैनर वगैरह में आप नाम देंगे क्या? नहीं, ये पार्टी का एक विंग है, बच्चों को जो है ट्रेंड करना, उनको नई जागृति पैदा करना, उनको सीख देना। आज जो प्राइमरी में जो पढ़ाई हो रही है जी। उससे पढ़ करके आज गरीब का बच्चा कुछ नहीं कर सकता है, तो किसी तरह वो हाई स्कूल में जब गया तो हाई स्कूल में जाते जाते उसको ऐसा हम लोग बनाना चाहते हैं कि वो उस सांचे में ढले कि आगे जाके उसको रोजगार मिल जाए या नौकरी मिल जाए या कोई काम मिल जाए। जैसे हमने सवाल इसलिए किया कि बीजेपी में RSS जिस तरह इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से आपके पार्टी में भी एक RSS नहीं तैयार हो रहा है। बीजेपी का RSS है देश को गुलाम बनाने के लिए। अच्छा, और आपका? हमारा RSS लोगों को सीख देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप भागीदारी संकल्प मोर्चा जो आप लोगों ने बनाया है मिलकर के, जी, तो वो इस समय कहाँ पे है? एकदम पर्दे से गायब है? नहीं, पर्दे से गायब नहीं है। भागीदारी संकल्प मोर्चा लॉकडाउन की वजह से 15 मार्च को हम लोगों ने इलाहाबाद में चौथा कार्यक्रम किया। जी। उसके बाद लॉकडाउन खत्म हो गया, तो लॉकडाउन के बाद तो किसी पार्टी का तो कोई कार्यक्रम हो नहीं रहा है। सभी बंद है, तो सभी लोगों के बंद है। तो भागीदारी संकल्प मोर्चा तो कोई ऐसा नहीं है कि कानून तोड़ करके आके कार्यक्रम करेगा। नहीं। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, हम कानून को मान रहे हैं। तैयारी अंदर ही अंदर चल रही है। हम लोग अंदर अपनी तैयारी, अपने कार्यकर्ता नेताओं से बराबर संपर्क में हैं। हमारा मोर्चा अपने संगठन के लिए एकदम पूरा तैयारी में है। 2022 में हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बना के दिखाएंगे। प्रकाश जी, जैसे पूर्वांचल की बात करें तो आप तो शुरू से ही भाजपा में रहे, सत्ता में रह करके चुनौती देते रहे प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को। ये बहुत ही जिगर वाली बात है। उसी का वजह रहा कि राजभर बिरादरी वोट को डिवाइड करने के लिए CM ने अनिल राजभर को मोहरा के तौर पर वहां रखा, जो होमगार्ड मंत्री भी रहे। अब क्या यूपी में राजभर का वोट बैंक जो चुनावी समीकरण बदलता है, क्या वो बढ़ जाएगा? देखिए, अभी वो बच्चा है, राजनीति उसको अभी आती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जानकारी, ये माहिर लोग हैं कि तीतर कैसे फंसाया जाता है, समझ रहे हैं ना। तीतर को फंसाने के लिए तीतर पैदा किया जाता है। तो जो तीतर फंसने वाला, वो तीतर जान गया है कि ये तीतर जो है हमको फंसाने वाला है, ये पिछड़ों का अधिकार लूटने वाला है, ये हमको सिपाही नहीं बनने देगा, हमको शिक्षा नहीं देगा, रोजगार नहीं देगा, नौकरी नहीं देगा, ये हमको दारू पिला करके और सिर्फ बर्बाद करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो ये उस तीतर के विषय में ये तीतर जान गए हैं। नहीं, देखा जाए तो अनिल राजभर जो है उससे पहले होमगार्ड मिनिस्टर थे और काफी विवादों में भी रहे, लेकिन आज तो इतना करने के बाद भी वो हाशिए पे हैं। विकलांग विभाग का उनको मंत्री बनाया गया, तो देखा जाए तो डिमोशन हुआ ना उनका। देखिए, वो डिमोशन करें चाहे प्रमोशन करें, वहां जितने पिछड़े समाज के लोग पाले गए हैं जी, ये गांधी जी के 3 बंदर हैं।
आज आप बताइए कि जब समाज कल्याण विभाग ने एक शासनादेश जारी किया कि 110 करोड़ रुपया 100 सामान्य वर्ग के 100 अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को हम आईएएस और पीसीएस की कोचिंग देंगे, तो उसमें पिछड़ों का जिक्र नहीं है। तो ये गांधी जी के 3 बंदर, जितने भी पिछड़े समाज के नेता भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे नेता हो, चाहे मिनिस्टर क्यों ना हो, ये गांधी जी के 3 बंदर की तरह हैं। आंख बंद किए हुए हैं, कान बंद किए हुए हैं, मुंह बंद किए हुए हैं। ये क्यों नहीं बोलते कि ये क्या पिछड़ों के हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए? ये उनके साथ अन्याय हो रहा है। थानों पर हिस्सेदारी क्यों नहीं मांग रहे हैं? जिले में हिस्सेदारी क्यों नहीं पिछड़ों की मांग रहे हैं? ये तहसील ब्लॉकों में हिस्सेदारी क्यों नहीं मांग रहे हैं? ये खाली वहां वोट दिलाने के लिए तीतर की तरह काम करते हैं। आज तो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा का पिछड़ा, आज डिप्टी सीएम है पिछड़ा, कई मिनिस्टर पिछड़े के हैं। ये लोग क्या करते हैं? खाली पिछड़ों का वोट दिलाने के लिए वहां गए हैं। इनको तो इस्तीफा दे करके हर जाना चाहिए। अगर ये समाज के पिछड़े जाति में पैदा है, वास्तव में समाज के हितैषी हैं, तो इनको लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए था ऐसे मौके पर। ओम प्रकाश जी, सत्ता बहुत ही लालची चीज होती है। सत्ता मिलने के बाद एक नशा चढ़ जाता है, तो आपको नहीं लगता कि इन लोगों पर नशा चढ़ा है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये कहा था कि सत्ता एक साधन है, और सत्ता एक साधन है। उस सत्ता के माध्यम से गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, उनका भला किया जा सकता, उनको रोजगार दिया जा सकता, शिक्षा दिया जा सकता, दवाई की व्यवस्था हो सकती है, उनके सड़क, पुल, पुलिया, खड़ंजा, नाली, चक्रोट की व्यवस्था कराई जा सकती है। सत्ता के माध्यम से किया जा सकता है। लेकिन ये लोग तो वहां जाके गांधी जी के 3 बंदर बन गए हैं। लेकिन आप नहीं बने ना, ओम प्रकाश राजभर तो कोई बना ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? देखिए, एक शेर होता है और एक सियार होता है जी। शेर कभी सियार नहीं बन सकता, और सियार कभी शेर नहीं बन सकता। तो वहां जी हजूरी, चमचागिरी करने के लिए लोगों को पाला गया है ना, जी हजूरी करने के लिए। जी सर, जी सर, जी सर, इसके अलावा कुछ बोलने की औकात नहीं है किसी की। तो एक लाइन में पूछे तो ये जो कोरोना का खराब दौर चल रहा है, इस दौर में यूपी गवर्नमेंट का जो रोल है उसे किस नजरिए से आप देखते हैं? ये पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के साथ धोखा है। जनरल के साथ न्याय कर रहे हैं। अच्छा, या जो मजदूर तबका है उसमें भी भेदभाव हो रहा है क्या कि ये जनरल है? ये कोरोना के बहाने आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दलितों का आरक्षण खत्म किया, आपने देखा। अभी कोरोना के बहाने पिछड़ों के आरक्षण को इन्होंने खत्म किया। अभी आपने देखा 27 अप्रैल का जो शासनादेश है समाज कल्याण विभाग का, उसमें पिछड़ों को जो हिस्सेदारी देना बंद कर दिया। इसे क्या, ये कोरोना के बहाने ये पूरे समाज को गुलाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आज ये शराबबंदी की है, ये अपना फैसला वापस लें। इन्होंने अध्यादेश जारी किया, वापस कर लें, नहीं तो वो दौर पैदा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना में ही लोग सड़क पर उतर जाएं इसके विरोध में। शराबबंदी कल से खुलने जा रहा है, सारी दुकानें कल से खुलने जा रही हैं। हम इसका विरोध करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये फैसला अपना तत्काल वापस लें। अगर वो गरीबों का, कमजोरों का, पिछड़ों का, दलितों का हित चाहते हैं तो ये फैसला वापस लें, नहीं तो ये समझा जाएगा कि पिछड़ों को गर्त में, दलितों को, वंचितों को गर्त में ले जाने के लिए इन्होंने ये फैसला लिया है। अब उन गरीबों से पैसा वसूलेंगे। सही बात। तो आपने सुना पूर्व कैबिनेट मंत्री सुहेल भारती, समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़े ही खुल करके द संडे न्यूज को जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूपी में एक तरह से सियासत हो रही है। कोरोना का प्रकोप तो जारी है, लेकिन उसमें भी भेदभाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनके ही बिरादरी के जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो गांधी जी के 3 बंदर की तरह हैं, यानी मूकदर्शक। वे चुप हैं, शांत हैं, बस सत्ता बनाने और वोट बैंक के लिए वे लोगों के घरों तक जाते हैं। और जहां तक इस सरकार के मंत्रियों की बात है तो वो उनके बारे में ओम प्रकाश जी ने साफ साफ कहा कि वो अपने बिल में जाके छुप गए हैं। हालांकि ये बहुत ही शर्मनाक है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास जारी है। और ओम प्रकाश जी, आपका द संडे न्यूज में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।